स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। क्या पूर्वी यूक्रेन के साथ भी वही होगा जो एक महीने पहले क्रीमिया के साथ हुआ? मौजूदा हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर शहरों की सरकारी इमारतों पर रूस समर्थकों का कब्जा बरकरार है और अब खबर है कि यहां हुई झड़पों में एक यूक्रेनी नेता की मौत हो गई है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर टर्शियोनोव ने रूस समर्थकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन को अलग गणराज्य बनाने की मांग को लेकर हो रहे ये प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। ताजा घटनाक्रम में सिल्वियांग शहर में 2 लोगों के शव मिले हैं, जिनमें एक शव स्थानीय नेता का है। खबर है कि मारे गए नेता का नाम व्लादिमीर रिबेक है, जिन्हें विद्रोहियों ने कड़ी यातना देकर मारा। इस वीडियो में व्लादिमीर रिबेक और कुछ रूस समर्थकों को भिड़ते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो पिछले हफ्ते रिबेक के गायब होने के कुछ घंटों बाद डाउनलोड किया गया था। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह कुछ लोगों ने पहले तो व्लादिमीर रिबेक से बहस की और फिर उनके साथ मारपीट की। रिबेक की मौत के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर टर्शियोनोव ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थकों के खिलाफ दोबारा सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के आदेश दिए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति का मानना है कि इस घटना के लिए रूस समर्थक जिम्मेदार हैं। वहीं पूर्वी यूक्रेन की ज्यादातर सरकारी इमारतों पर कब्जा जमाए बैठे रूस समर्थकों का कहना है कि उन्हें सैन्य कार्रवाई की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, ये कोई पहली चेतावनी तो है नहीं। दूसरी बात, हम अलेक्जेंडर टर्शियोनोव की बात को गंभीरता से नहीं लेते। वो कुछ नहीं कर सकते। वो एक फर्जी गवर्नर हैं और ये पूरी सरकार ही गैर कानूनी है। वहीं डोनेट्स्क शहर में कब्जा जमाए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है। सिटी हॉल में सही तरीके से काम हो रहा है। यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा है, न ही किसी तरह का शोर शराबा है। ये बहुत शांतिपूर्ण है। पिछले करीब 20 दिनों से पूर्वी यूक्रेन के 9 शहरों और कस्बों की सरकारी इमारतों पर रूस समर्थकों ने कब्जा कर रखा है। ये प्रदर्शनकारी पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को मिलाकर एक स्वायत्त गणराज्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन का आरोप है कि इन प्रदर्शनकारियों को रूस का समर्थन हासिल है, जबकि रूस का कहना है कि उसका न तो कोई समर्थक और न ही कोई सैनिक पूर्वी यूक्रेन में मौजूद है। बढ़ते विवाद को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन में जारी तनाव को कम करने की कोशिश नहीं की तो उस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं रूस ने जिनेवा समझौते की नाकामी के लिए यूक्रेन के नेताओं को दोषी ठहराया है। जिनेवा समझौते के तहत रूस और यूक्रेन इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों पक्ष हिंसा रोकेंगे और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए इस संकट की जल्द सुलझने के आसार कम ही नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ हिंसा और तनाव है तो वहीं विवाद के बीच क्रीमिया के तर्ज पर पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह की तैयारी हो रही है। दरअसल सरकारी इमारतों पर कब्जा जमाए बैठे रूस समर्थकों का कहना है कि वो यूक्रेन से अलग होकर ऐसे स्वायत्त गणराज्य का गठन करना चाहते हैं जिसे रूस का समर्थन हासिल हो। और अब 2 शहरों में जनमत संग्रह के लिए 11 मई की तारीख तय की गई है। क्या यूक्रेन का एक और हिस्सा उससे अलग हो जाएगा? क्या क्रीमिया के बाद पूर्वी यूक्रेन पर भी यूक्रेन सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा? ये सवाल खड़े हुए हैं पूर्वी यूक्रेन में पैदा हुए तनाव के बाद। यहाँ के ज्यादातर शहरों की सरकारी इमारतों पर रूस समर्थकों का कब्जा है, जो चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन को अलग गणराज्य के तौर पर मान्यता दी जाए। साथ ही ये प्रदर्शनकारी यूक्रेन से अलग होकर रूस के साथ जाना चाहते हैं। इनकी मांग है कि स्वायत्त गणराज्य के लिए पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराया जाए, ताकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर रूस समर्थक अपने भविष्य का फैसला कर सकें। बुधवार को डोनेट्स्क और लुगांस्क शहर की स्थानीय कार्यवाहक सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि यूक्रेन से आजादी के लिए वो 11 मई को जनमत संग्रह कराएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इन 2 शहरों की जनता जनमत संग्रह से ये साफ करेगी कि वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं या रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं, और या फिर एक स्वायत्त गणराज्य चाहते हैं जो यूक्रेन से स्वतंत्र हो।
इस जनमत संग्रह से हमारे लिए किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाना आसान होगा, फिर चाहे वो संघीय हो या न हो। हम सिर्फ स्वतंत्रता चाहते हैं और फैसले तभी लिए जा सकेंगे जब जनमत संग्रह के बाद एक वैध सरकार का गठन होगा। वहीं पूर्वी यूक्रेन में रहने वाले ज्यादातर रूस समर्थकों का मानना है कि यूक्रेन की मौजूदा सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं है। हम कीव से अलग स्वायत्त गणराज्य में रहना चाहते हैं। हम तंग हो चुके हैं क्योंकि यूक्रेन में हाल के सालों में कई सरकारें बदली हैं। जीवन बहुत कठिन हो चुका है और पेंशन कम हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आर्थिक तौर पर हम अलग क्यों नहीं हो सकते। वो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर यूरोपीय संघ के साथ जा सकते हैं और हमें एक अलग राज्य बनाना चाहिए। एक महीने पहले 58% रूस समर्थक आबादी वाला क्रीमिया यूक्रेन से होकर रूस का हिस्सा बन गया था और अब पूर्वी यूक्रेन भी यूक्रेन से अलग होना चाहता है। लेकिन यूक्रेन की कार्यवाहक सरकार साफ कह चुकी है कि वो पूर्वी यूक्रेन को न तो खुद से अलग होने देगी और न ही उसे दूसरा क्रीमिया बनने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर पर हुए हमले के लिए आईएसआई को दोषी करार देना जियो टीवी पर भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने देश में मीडिया पर नजर रखने वाली संस्था पीमेरा से निजी क्षेत्र में पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जियो न्यूज का प्रसारण तुरंत बंद करने की मांग की है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस टीवी चैनल ने एक सरकारी संस्था के खिलाफ अपमानजनक खबर दिखाई जो कि नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। जियो टीवी के संपादक हामिद मीर पर कराची में हुए जानलेवा हमले के बाद जियो टीवी ने इसके लिए आईएसआई और सेना को दोषी ठहराया था। हाल फिलहाल मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। दक्षिण कोरिया में समुद्र में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 150 के पार पहुंच गई है। गोताखोर अभी भी कड़ी मशक्कत कर जहाज के अंदर खोज कर रहे हैं। अभी भी 152 के करीब लोग लापता हैं, जबकि 174 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। जहाज के कप्तान समेत 10 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने माना कि जहाज खाली करने के आदेश देने में उनसे देर हुई थी क्योंकि उन्हें यात्रियों की डूबकर बह जाने का डर था। C4 नाम का जहाज बुधवार को सोल बंदरगाह से जेजू द्वीप की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में समुद्र में डूब गया। हादसे के वक्त जहाज पर 476 लोग सवार थे। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री टोनी एबट ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि वो हर हाल में लापता विमान के सर्च ऑपरेशन को जारी रखेंगे। करीब 7 हफ्ते से लापता मलेशियन एयरलाइंस के विमान MS-370 का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं खराब मौसम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमों के लिए लगातार परेशानी बना हुआ है। 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते वक्त MS-370 लापता हो गया था, जिसमें कुल 239 लोग सवार थे। चीन के यूरान प्रांत के जंगलों में लगी आग पर काबू पाना फायर फाइटर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। सांग्रीला काउंटी में लगी आग ने वन विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। पाइन के इन जंगलों में हर साल इस मौसम में पर्यटकों के लिए एंट्री खोल दी जाती है, पर अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। सांग्रीला को दक्षिण पश्चिम चीन के बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है और ये इलाका अपने खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। एक तरफ यूनान प्रांत के जंगलों में आग लगी है, वहीं उत्तर पश्चिम के जिजियांग प्रांत में बर्फबारी ने लोगों को परेशान कर रखा है। बर्फबारी के साथ चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान 0 से -14 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे पहुंच गया। बुधवार सुबह भी यहां जोरदार बर्फबारी हुई, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बर्फबारी के कारण 30 से ज्यादा सड़क हादसे भी हुए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में बर्फीला तूफान और मुसीबत बढ़ा सकता है।
पेरू का अविनाश ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार ये ज्वालामुखी धुएं के साथ लावा उगल रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। करीब 20 किलोमीटर के इलाके को खाली कराया जा रहा है। अविनाश ज्वालामुखी वैसे मार्च महीने से ही सक्रिय हो गया था, लेकिन अब खतरे को देखते हुए यहां रहने वाले 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले सितंबर 2013 में ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सेंटा क्रूज शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मंगलवार को लगातार 1.5 घंटे तक हुई भारी बारिश शहर का हाल बिगाड़ कर रख दिया। सैकड़ों सड़कों पर पानी भरा पड़ा है और लोग घरों में बंद हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं। बाढ़ की वजह से अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों की मुसीबत जरूर बढ़ी हुई है। बोलीविया को इस साल अब तक भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलनी पड़ी है। अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। आमतौर पर अटेंडेंट और पैसेंजर के बीच कहासुनी की वजह बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अब प्लेन में भी ऑन रखे जा सकेंगे। डीजीसीए ने अपने 13 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए ये सहूलियत यात्रियों को दी है। प्लेन में सफर करने से वक्त की बचत भले ही हो, लेकिन प्लेन में सफर के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा खलती है वो डिजिटल डिवाइसेस को बंद करने की मीठी गुजारिश है। लेकिन अब इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्लाइट मोड में मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप चलाए जा सकेंगे और सफर के बोरिंग घंटों में आप पर्सनल एंटरटेनमेंट भी कर सकेंगे। जब ये नियम बना था तो वजह ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम पर रुकावट डाल सकती थी। तब से भारत के फ्लाइट सेफ्टी नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो या आईपॉड, फ्लाइट में घुसते ही सब ऑफ हो जाता है। लेकिन एक रिसर्च से बात सामने आई कि मोबाइल फोन जैसे डिवाइस माइक्रोवेव पर काम करते हैं, जिनसे इतनी ज्यादा वेव्स नहीं निकलती। एक अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक मोबाइल डिवाइस से कम्युनिकेशन बैरियर का कोई केस सामने नहीं आया। इसके साथ ही भारत भी अब उन विकसित देशों की कतार में आ गया है जो इस तरह की सुविधा अपने फ्लाइट्स में दे रहे हैं। ये बात और है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों ने इस बेतुके नियम को पहले ही बदल दिया है। पिछले साल दिसंबर में ब्रिटिश एयरवेज ने फ्लाइट मोड पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी, जबकि कुछ अन्य यूरोपियन और अमेरिकन एयरलाइंस ने भी इस तरह का कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब नजर डालते हैं ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम के फैमिली टूर पर। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रिंस विलियम ने अपनी पत्नी केट के साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का दौरा किया। ये देखते हैं कैसा रहा उनका सफर। ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज अपने ऑस्ट्रेलिया टूर को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपनी छुट्टियों के दौरान वो एडिलाइडे पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में प्रिंस विलियम और केट ने एक यूथ कम्युनिटी म्यूजिक सेंटर पर पहुंचकर यहां के लोगों से मुलाकात की। नॉर्दर्न साउंड सिस्टम पहुंचकर शाही जोड़े ने पहले तो यहां के डीजेस का डेमो देखा और फिर रॉयल कपल ने खुद भी इस पर हाथ आजमाए। हालांकि यहाँ कैथरीन यानी केट प्रिंस विलियम से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल नजर आई। रॉयल कपल ने यहाँ रैप, हिप हॉप और एबोरिजिनल डांस परफॉर्मेंस भी एंजॉय की और यहाँ के कलाकारों से बातचीत भी की। प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट ने एलिजाबेथ के नाम पर बना एक सबर्ब भी देखा, जो 1955 में बनाया गया था।
रॉयल कपल ने यहाँ अपने बेटे के नाम पर रखे गए एक स्क्वायर को भी दुनिया के सामने रखा। प्रिंस विलियम और केट ने यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत की और लोग भी रॉयल कपल से मिलकर बेहद खुश नजर आए। कुछ वक्त यहाँ बिताकर फिर शाही जोड़ा कैनबरा के लिए रवाना हो गया, जहाँ प्रिंस जॉर्ज उनका इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। म्यूजिक के लिहाज से इस बार सबूस काफी कूल होने वाले हैं, क्योंकि ए लिस्टेड स्टार्स करने वाले म्यूजिकल टूर्स और तैयारियां भी करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। ब्रिटिश बॉय बैंड वन डायरेक्शन नॉर्थ अमेरिका के ट्रिप पर रहेगा, जहां वो 24 से ज्यादा म्यूजिकल डेट्स पर है, जबकि बिली जोल रैपर एमिनेम, रिहाना, कैटी पेरी और ब्रूनो मार्स के साथ पियानो मैन नाम के म्यूजिकल ट्रिप पर होंगे। बिलबोर्ड के मुताबिक ये पूरा ट्रिप $1.2 बिलियन की कमाई करके ही खत्म होगा।